जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने प्रीवियस टॉपिक यानी बीएससी फाइनल ईयर की ओर चलते हैं, जहां हम इकोलॉजी पर चर्चा कर रहे थे और इकोलॉजी का आज एक और टॉपिक उठाते हैं जो हमारे पास में इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी पर्यावरणीय कारकों की हम बात करेंगे। और बेटा पर्यावरणीय कारकों की अगर हम बात करें तो पर्यावरणीय कारक जो होते हैं वो हमारे पास में वातावरण में उपस्थित भिन्न भिन्न कारक अलग अलग या सामूहिक रूप से जंतुओं एवं पादपों को प्रभावित करते हैं। अब इनका हम एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें अलग अलग भागों में बांटते हैं और इनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसमें हम इन्हें 4 भागों में बांटते हैं। एक होता है जलवायवीय कारक, एक तो क्या होगा बेटा, जलवायवीय कारक। दूसरा होता है स्थलाकर्तिक कारक। दूसरा कौन सा होगा बेटा स्थलाकर्तिक कारक। तीसरे की बात करें तो तीसरा होगा मृदीय कारक और चौथा होगा जैविक कारक। अब हम यहां पर संपूर्ण चारों कारकों की बात ना करके कुछ इंपॉर्टेंट कारक की बात करेंगे और इंपॉर्टेंट में हम केवल 2 पोर्शन को उठाएंगे। सबसे पहले जलवायवीय कारकों को उठाएंगे और अंत में जैविक कारकों को उठाएंगे, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से है, एग्जाम में आता है और बहुत बार रिपीटेशन में ये चीजें देखी गई है। तो हमने सबसे पहले जलवायवीय कारक और बाद में जैविक कारकों को उठाएंगे। तो हम सबसे पहले उठा लेते हैं बेटा जलवायवीय कारकों की बात करते हैं। जलवायवीय कारक की बात करें तो जलवायवीय कारक जो होते हैं अलग अलग प्रकार से जीवों को एवं पादपों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। इनमें अगर हम बात करें तो हमारे पास में जल भी हो सकता है, इसमें हमारे पास में प्रकाश हो सकता है, इसमें अपने पास में बेटा ताप हो सकती है या तापमान लिख दिया अपन। इसके अलावा हमारे पास में आर्द्रता हो सकती है, यानी कि अलग अलग टाइप्स के फैक्टर्स जो होते हैं जलवायवीय कारक में इंक्लूड करते हैं। और इन कारकों में हम सबसे पहले बेटा उठाएंगे जलपात। किसको उठा रहे हैं, जलपात को उठा रहे हैं, या ये मान के चलो आप जल को ले रहे हैं। अगर हम बेटा जल की बात करें, जल की अगर हम बेटा बात करें तो जल के लिए हम कुछ बातें करेंगे। तो बेटा जल से आशय है, जल से आशय है, या हम इस लाइन को ऐसे लिखे जलपात से आशय है। अब जलपात से आशय का सीधा सा मतलब है वायुमंडल से धरातल पर आने वाला जल। किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, वायुमंडल से धरातल पर आने वाला जल। वायुमंडल यानी आसमान से पृथ्वी पर आने वाला जो जल है वो क्या है, जलपात है। अब ये जो जलपात है बेटा, ये जो जलपात है वो द्रव के रूप में भी हो सकता है, ठोस के रूप में भी हो सकता है और गैस के रूप में भी हो सकता है। या मैं सीधी सीधी बात करूं बेटा तो मैं लिखूं यहां पे ठोस के रूप में भी, ओलों के रूप में भी हो सकता है, इसके अलावा वर्षा के रूप में भी हो सकता है, इसके अलावा ओस के रूप में भी हो सकता है। किसके रूप में हो सकता है, ओस के रूप में भी हो सकता है, कोहरे के रूप में भी हो सकता है। किसी भी रूप में ये जल जो है वो धरातल पर आ सकता है। और इन सभी रूपों के कारण, इन्हीं सभी रूपों के कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि जल ही जीवन है।
जल ही क्या है? जीवन है। जल के बिना जीवन असंभव है बेटा। जल के बिना जीवन असंभव है, कि जल के बिना हम जी नहीं सकते। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। बेटा एक बार हम भोजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम नहीं रह सकते। अगर इसी जल में बात करें तो हम हेडिंग लगाएंगे बेटा जल के गुण। और जल के गुणों में सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे बेटा विलायकता। किसकी बात करेंगे? विलायकता की बात करेंगे। और बेटा अगर विलायकता की बात करें तो जल जो होता है, जल जो होता है वो क्या होता है? ध्रुवीय विलायक होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय विलायक होता है। और इसी ध्रुवीय विलायक के कारण जल किसी को भी या किसी भी पदार्थ को अपने में घोलने की क्षमता रखता है, कि आसानी से अपने में डिजोल्व कर सकता है। यानी कि पानी लिया, पानी में आप कोई भी कलर डालो डिजोल्व हो जाएगा। पानी में कुछ भी डालो उनको क्या करता है? अपने अंदर घोल लेता है, दिखाई नहीं देते हैं वो। उसके बाद में हम ले बेटा, उसके बाद में हम ले वाष्पीकरण उष्मा। क्या ले सकते हैं बेटा? वाष्पीकरण उष्मा ले सकते हैं। और वाष्पीकरण उष्मा से बात करें तो हम लिख सकते हैं अन्य द्रवों की तुलना में, अन्य जो भी द्रव है अपने पास में उनकी तुलना में जल को गर्म करने में, जल को गर्म करने में, या मैं लिखूं बेटा वाष्पीकृत करने में, वाष्पीकृत करने में ज्यादा समय लगता है। क्या लगता है बेटा? ज्यादा समय लगता है। सर्दियों का मौसम चल रहा है और आपने देखा होगा पानी जितना ज्यादा ठंडा होगा उसको गर्म करने में उतना ही समय लगता है। तो पानी जो है बेटा, जल जो है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर हम जल को गर्म कर रहे हैं या वाष्पीकृत कर रहे हैं तो हमें 560 केल्विन ताप की आवश्यकता होगी। और अगर वही मैं बात करूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बात करें तो हमें 620 केल्विन ताप की आवश्यकता होगी। यहां सीमा बढ़कर आएगी, ना कि कम होके आएगी। इसके बाद में हम बात करें तापमान के घनत्व से संबंध। तापमान घनत्व से संबंध, कि भाई जो जल है अपने पास में उनका संबंध क्या होगा। उस मान का घनत्व से संबंध की अगर हम बात करें तो जल जो है वो एक ऐसा द्रव है, जल एक ऐसा द्रव है अपने पास में जो अधिक ठंडा करने पर, अधिक ठंडा करने पर घनत्व में क्या प्रदर्शित करता है बेटा? कमी प्रदर्शित करता है, उसे कम करने का काम करता है। अगर हम घनत्व की बात करें तो घनत्व जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना होकर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना होकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड प्रदर्शित करता है घनत्व। या हम कहें कि जल जो है जितना ज्यादा ठंडा होता जाएगा उतना ही धरातल की ओर आता जाएगा। या हम कहें
कि जो अपने पास में तालाब, झील, नदी, समुद्र ये होते हैं ना, यहाँ पर आपने देखा होगा कि बर्फ की परत मिल जाती होगी। जैसे सर्दियों में बात करें, पाला जम जाता है तो ऊपर ही होती है, नीचे रहती है, तली की ओर नहीं जाती है, बल्कि ऊपरी सतह पर दिखाई देती है। समझ रहे हो बात को? और ये किसकी वजह से हो रहा है? तापमान घनत्व के संबंध की वजह से हो रहा है। और इसी कारण तालाब या झील में रहने वाले जीव तली में आसानी से रह पाते हैं। देखो कभी कभी ये लगता होगा ना कि जब अपन किसी पानी की सतह को देखते हैं तो उसके ऊपर बर्फ जमी होती है, तो सोचते हैं कि नीचे कितनी बर्फ जम रही होगी। नीचे कोई बर्फ नहीं जमती है बेटा, बर्फ जो है ऊपर रहती है, ऊपरी सतह पर रहती है, नीचे नहीं रहती है। इसीलिए जीव जो है वो आसानी से अपना जीवन यापन कर लेता है। हम बात करें नेक्स्ट हेडिंग की बेटा, नेक्स्ट हेडिंग की अगर इसी में बात करें तो जल की विशिष्ट उष्मा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विशिष्ट उष्मा की बात करेंगे। और विशिष्ट उष्मा के लिए अगर हम बात करें तो किसी भी पदार्थ के लिए 1 ग्राम, देखो किसी भी पदार्थ के लिए 1 ग्राम तापमान के लिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? तापमान के लिए 1 ग्राम तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर काम आई उष्मा क्या कहलाएगी बेटा? विशिष्ट उष्मा कहलाती है। और जल की जो विशिष्ट उष्मा है, जल की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है बेटा? 1 केल्विन होती है जल की विशिष्ट। इसलिए जल का जो तापमान है बेटा, जल का जो तापमान है वो घटता व बढ़ता नहीं है, जितना है उतना ही रहता है। यानी कि मैं लिख सकता हूं सम तापक्रम पर रहता है, सम तापक्रम पर रहता है। अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर समान तापक्रम पर रखोगे तो वो आसानी से आपको क्या देगा? रिजल्ट देगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें पारदर्शिता की, जल की पारदर्शिता की बात करें तो सिंपल सी बात है बेटा, जल का कोई रंग नहीं होता है, जल का कोई रंग नहीं होता है। जल जैसा है यानी कि पारदर्शी होता है, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। इसीलिए जल के अंदर प्रकाश आसानी से गमन कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? गमन कर सकता है। और इसी प्रकाश के गमन करने की वजह से जो जीव होते हैं वो प्रकाश संवेदी अंगों का प्रयोग कर पाते हैं, प्रकाश संवेदी अंगों का प्रयोग कर पाते हैं। नहीं तो प्रकाश संवेदी अंग ऐसे की ऐसे रह जाएंगे। वहीं अगर हम वनस्पतियों की बात करें, पादपों की बात करें, तो पादप आसानी से, जो जलीय वनस्पति होती है वो क्या कर पाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं पारदर्शिता के कारण। अगर जल में पारदर्शिता नहीं होगी बेटा, जल में अगर कलर होगा तो प्रकाश नीचे तक नहीं जाएगा, जीव अपने प्रकाश संवेदी अंगों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। इसलिए जल क्या होता है बेटा? कलरलेस होता है।
ठीक है। इसके अलावा हम बात करें बेटा शांता की, विस्कोसिटी की बात करें जल की, तो जल की जो शांता है या विस्कोसिटी है वो अन्य पदार्थों से क्या है बेटा, कम है। अन्य पदार्थों से क्या है, कम है। समझ रहे हो बात को। लेकिन वायु से क्या होती है, अधिक होती है। वायु से क्या होती है, अधिक होती है। और इसीलिए जब हम जल में तैरते हैं तो हमें ज्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता होती है। इसी कारण जल में तैरने हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है बेटा, आवश्यकता होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप किसी स्विमिंग पूल के अंतर्गत या किसी पानी वाली जगह में रहकर आते हो, तैरते हो, या आप अपना दिन निकाल के आए थे वहां पर, तो वहां आपने देखा होगा कि उस दिन आपका जो शरीर है वो भारी हो जाता है या ऐसे अकड़न में आ जाता है, शरीर में एनर्जी नहीं बचती है, क्योंकि पूरे की पूरी एनर्जी किसने छीन ली, जल ने छीन ली, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी वायु से क्या है, अधिक होती है। इसके बाद में हम बात करें बेटा उत्प्लावकता। किसकी बात करें, उत्प्लावकता की बात करेंगे। और बेटा अगर उत्प्लावकता के लिए अगर हम बात करें, उत्प्लावकता के लिए अगर हम बात करें तो जल जो है वो उत्प्लावकता भी प्रदर्शित करता है। जल जो है वो उत्प्लावकता भी प्रदर्शित करता है। और इसी उत्प्लावकता के कारण जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं या कोई पिंड आप उसमें डाल रहे हो तो वो आपको ऊपर तैरते हुए प्रतीत होता है। समझ रहे हो बात को। और इसीलिए हम जो है जल में अपना भार कम महसूस करते हैं। क्या करते हैं, कम महसूस करते हैं। जल में आप जाओगे तो आप ऊपर उठते हुए प्रतीत होते हो। ऊपर उठते हुए प्रतीत होते हो, किसकी वजह से, उत्प्लावकता की वजह से। समझ रहे हो बात को। इसके अलावा हम बात करें बेटा वर्षा की बात करेंगे। ये हमारा अंतिम पॉइंट वर्षा की अगर हम बात करें बेटा, तो जल की जो वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करें तो वार्षिक वर्षा जो है कितनी है, 85 सेंटीमीटर। वार्षिक वर्षा जो है बेटा वो कितनी है, 85 सेंटीमीटर। अगर इसका जीवन काल की बात करें, वर्षा के जीवन काल की अगर हम बात करें तो वो कितनी है, 10 दिन। और वायुमंडल से ये जो जल आ रहा है उसके बाद में कहां आ जाएगा, जलमंडल व स्थल मंडल में विलीन हो जाता है। या मैं कहूं स्थल मंडल तक जल लाने का, स्थल मंडल तक जल लाने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है बेटा, वर्षा है। सबसे अच्छा स्रोत क्या है, वर्षा है। अगर हम बात करें वर्षा के लिए तो वर्षा का जो जल है वो किस प्रकार से हमारे पास में आता है, तो हम लिखेंगे समुद्र से वाष्पीकरण द्वारा। देखो समुद्र में जो वाष्पीकरण होता है उसके द्वारा अपने पास में जल कहां आता है, नीचे आता है। या स्थल पर वाष्पन व वाष्पोत्सर्जन द्वारा। तो इनमें अगर हम बात करें तो ये तो कितना रहेगा अपने पास में बेटा 84%, और ये कितना रहेगा 16%।
यानी समुद्रों में वाष्पीकरण से सबसे ज्यादा जल अपने पास में आता है। इसके अलावा हम बात करें औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो वो हमारे पास में होती है 105 सेंटीमीटर। भारत की औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो वो कितनी है अपने पास में 105 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर अपन वार्षिक जलपात की बात कर लेते हैं बेटा। वार्षिक जलपात 85 सेंटीमीटर और भारत की वार्षिक वर्षा जो है वो कितनी है 105 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम बात करें इसमें विभिन्नताओं के लिए तो जैसलमेर के अंदर कितनी है 10 सेंटीमीटर है अपने पास। कितनी है 10 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम चेरापूंजी की बात करें तो 1126 सेंटीमीटर है। कितनी है 1126 सेंटीमीटर है। वहीं अगर हम मेघालय की बात करें मासिन राम की बात करें तो यहां पर भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा वर्षा मापी गई थी 1230। ठीक है, इसके अलावा इस जल की बात करें तो वापस स्थल तक आने का जो स्थल पे आने के बाद में कहां से कहां जाता है तो वो होता है एक तो अंतर्भौमिक जल स्तर में शामिल हो जाएगा, एक वाष्पीकरण की प्रक्रिया या वाष्पोत्सर्जन द्वारा चला जाएगा, एक नदी स्रोतों के साथ में क्या होता है बह जाता है। ये 3 रीजन्स होते हैं। इसके अलावा हम सीधी बात करते हैं कि जब बादल जो होते हैं वो चलते हैं और पर्वतों से टकरा जाते हैं तो वर्षा कहाँ होती है नीचे की ओर होती है। अगर वो दिशा की ओर है पवन जो है वो पर्वत के दिशा की ओर है तो ज्यादा बारिश होगी, नहीं है विपरीत दिशा में है तो बारिश क्या होगी कम होगी। तो यहां हम पर्यावरण कारक के एक पॉइंट की बात करते हैं केवल तापमान की, सॉरी जलपात की हमने यहां पे बात कर ली है जो जलवायु कारक का एक पोर्शन था। इसके बाद में हम बात करेंगे तापमान की, प्रकाश की, आर्द्रता की, वो अगले वीडियो के अंदर बढ़ाएंगे।